नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। आरडीए ने लेटर जारी कर वापस हड़ताल लेने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से रेजिडेंट डॉक्टर्स पीजीआई में नियमित रूप से काम पर लौटेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव करने और समय देने के लिए सीएम मनोहर लाल का उन्होंने धन्यवाद भी किया और साथ ही आपको बता दें कि तीसरे दौर की बैठक में यह फैसला लिया गया। खबर रेवाड़ी से है, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जिला निगरानी और समन्वय समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। बैठक के दौरान उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई थी। बैठक में रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया। आपको बता दें कि धारूहेड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी मामले और वहीं आपको बता दें कि अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो जिला निगरानी समिति की ये बैठक आयोजित की गई, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कमजोर की बात जो पिछला टारगेट इसमें दिया गया था, जिन भी अधिकारियों ने उसको टारगेट को अचीव नहीं किया, तो उसमें सबको ही डांट की नहीं कह सकते, लेकिन सबको आदेश तो दिए ही गए हैं। आपका धारूहेड़ा का भी मामला था जी, जिसमें भिवाड़ी का जो गंदा पानी आ रहा है, उसमें एक टीम बनाई थी और उसकी वर्किंग रिपोर्ट आई नहीं, तो उन्होंने जबकि अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह से हमारा एक लीलोड का मामला भी था, जो एनटीपीसी के प्लांट से जो वेस्ट पानी आ रहा है, तो वो दोनों तरफ से ऐसा ही था कि वो एनटीपीसी वाले अधिकारी कह रहे थे हमारा पानी नहीं है। अमेरिका से आए प्रवासी भारतीय दंपति गीता जयंती महोत्सव का आनंद लेने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती विदेशों से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों से ही सफल होगी। आपको बता दें कि अप्रवासी भारतीय नरेंद्र जोशी ने पत्नी के साथ विभिन्न राज्यों के स्टॉलों का अवलोकन किया। नरेंद्र जोशी ने नजर बटू देखकर कहा कि अमेरिका को नजर नहीं लगती। दौरान महोत्सव में खूब लुत्फ उठाया गया। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता दें, जहां पर गीता महोत्सव में अमेरिका से आए प्रवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने महोत्सव का आनंद लिया। इस दौरान सभी स्टॉलों का भी उन्होंने अवलोकन किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र की। मैं वाशिंगटन डीसी से हूँ और बिजनेसमैन हूँ और पिछले कई सालों से गीता जयंती पे आ रहा हूँ। आज मेरी वाइफ मेरे साथ है, हम दोनों ही आते हैं गीता जयंती पे। और पिछले 5-6 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से कि जितने भी प्रवासी भारतीय है पूरे हिंदुस्तान से बाहर से जितने भी लोग आते हैं, उनके लिए सरकार की ओर से जो इतने अच्छे काम किए हुए हैं, जितनी कथाएं लगा रखी हैं और लाखों लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उनका फायदा यहाँ जो इंडिया के लोग हैं उन्हीं को ही होता है। जो बाहर से विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जैसे हम आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे पास कोई कार पास। सोनीपत की आरपीएफ पुलिस ने 3 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन पर कई मुकदमे दर्ज थे। आपको बता दें कि जो रेलवे लाइन चोरी करने का धंधा करते थे, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरमान, साजिद और दीपक निवासी सोनीपत के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से 10 रेल की लाइन, जिनकी लंबाई 4 से 8 फुट के करीब रही है, वो बरामद की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सोनीपत की। वहीं आपको बता दें कि अब रेलवे लाइनों को भी बरामद कर लिया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से जब पुलिस ने गहन पूछताछ की तो उन्होंने पिछले वर्ष भी रेलवे लाइन चोरी करने के गुनाह को भी कबूल लिया है और ये आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। तीन अपराधी गिरफ्तार हुए, अरमान, साजिद, दीपक।
ये रेल लाइन में उठाकर बोलेरो गाड़ी में भर के ले जा रहे थे 26 तारीख को। तब तो गाड़ी पलट गई थी, ये मौके से भाग गई, उनको उसी में चोटें गए हैं। ये रात हमने इनको गिरफ्तार किया। नारनौंद के हांसी रोड पर सिद्धार्थ पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार एक निजी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बस चालक अपना संतुलन खो बैठा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के 2 हिस्से हो गए, वहीं बस के अगले हिस्से भी क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। कई लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही नारनौंद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। नारनौंद की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे घटनास्थल की। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये नारनौंद अनाज मंडी से ट्रैक्टर आ रहा था और हांसी की तरफ से बस आ रही थी ये, तो ये इसने बस वाला ने गलत साइड से ट्रैक्टर के अंदर सीधी जो है उसमें टक्कर लगाई है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हांसी पुलिस ने क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पुलिस अब क्रिमिनल पर निगरानी रखेगी। हांसी एसपी नितिका गहलोत ने ऐप को लॉन्च किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि इस ऐप के जरिए बदमाशों का जेल से बाहर आते ही संबंधित सभी अफसरों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके बाद उस क्रिमिनल की मॉनिटरिंग की जाएगी। एसपी नितिका गहलोत ने कहा कि इस ऐप में सभी क्रिमिनलों के रिकॉर्ड दर्ज है, वहीं उनकी प्रॉपर्टी का भी लेखा जोखा दर्ज किया गया है। इस ऐप को हांसी पुलिस के कर्मचारियों ने तैयार किया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हांसी की, जहां पर पुलिस ने ऐप लॉन्च किया। तो वहीं इस ऐप लॉन्च के जरिए सभी अपराधियों की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। हांसी पुलिस ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो प्राय देखा जाता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में जो भी क्रिमिनल्स हैं वो अपना टेरर फैलाते रहते हैं। उनके ऊपर इतने एफआईआर दर्ज होते हैं, नॉन क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री शीटर्स होते हैं। वो समाज में अपना दबाव बना के रखते हैं। कोई उनको बाहुबली के नाम से जानता है और ये लोग काफी ठेके में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सांठगांठ करते। फतेहाबाद में जिला प्रशासन और सूचना जनसंपर्क विभाग ने गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का पंचायत भवन प्रांगण में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आजादी के अमृत महोत्सव में हरियाणा का योगदान, स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद और विभागों की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला स्तरीय गीता महोत्सव 2022 के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर को नगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वही बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। बाढ़ा नगर पालिका को लेकर आज होगा जनमत संग्रह। मतदान के लिए 80 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां मतदान के लिए 80 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, तो वहीं बूथों पर मतगणना होगी। साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ा जनमत संग्रह को लेकर धारा 144 लागू की गई है। मतदान केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को भी ट्रेस कर लिया गया है। बाढ़ा नगर पालिका को लेकर आज होगा जनमत संग्रह। मतदान के लिए 80 पुलिसकर्मी किए गए तैनात, बूथों पर ही होगी मतगणना। तो बाढ़ा जनमत संग्रह को लेकर धारा 144 लागू। मतदान केंद्र के 100 मीटर क्षेत्र तक रहेंगी पाबंदियां। ये बड़ी और अहम जानकारी। मतदान केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र तक पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि इसके लिए
सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए 80 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, तो बूथों पर ही मतगणना भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ जनमत संग्रह को लेकर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर, बाढ़ नगर पालिका को लेकर आज होगा जनमत संग्रह। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां मतदान के लिए 80 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, तो वहीं बूथ पर ही मतगणना भी होगी। साथ ही आपको बता दें कि जनमत संग्रह को लेकर धारा 144 भी लागू की गई है। इसके अलावा मतगणना क्षेत्र के 100 मीटर तक पाबंदियां भी रहेंगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र बुलाए जाने को भी मंजूरी दी है, जहां शीतकालीन सत्र की तारीख को लेकर चर्चा की। हालांकि बाद में सत्र की तारीख को बदलकर 26 दिसंबर कर दिया गया। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S विजन के सिद्धांत पर पॉलिसी काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20,000 रोजगार देने का लक्ष्य है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आयुष चिकित्सकों की भर्ती को भी मंजूरी दी है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों के निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही जीएमडीए और एफएमडीए में सीओ नियुक्त के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर नागरिक को 10% की छूट मिलेगी और पंजीकरण में भी 25% की छूट व्यक्ति को मिलेगी। फिलहाल रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी मिली है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई तो वहीं इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर के भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कितना समय चलेगा, किधर चलेगा, ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उस दिन तय करेगी। 22 तारीख को आज हम अपने रिकमेंड करके दोनों साल को भेज देंगे तो 22 तारीख को सेशन। एम्स जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफी लोगों ने उसके लिए कहा कि इसको करना चाहिए। अब विधिवत आज इसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लीज पर देने का 99 साल की लीज का उपाय हो गया है और अब उनके लिए करावासा हो गया उनको लीज का शिलान्यास करके और एम्स उसकी मीटिंग बने और चालू हो। एक तो पॉलिसी हमने जमीन को विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स है प्रकल्प है उनको किसान उसमें जमीन दे, वॉलंटियरली दे। तो पहले 2 पॉलिसीज हैं, एक है ई भूमि पर जमीन खरीदते हैं, यानी एक्विजिशन तो ही है लेकिन एक्विजिशन उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से जमीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी में बनाई है वो पूलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और पूलिंग करके उस प्लॉट को फिर वो बेचता है। अब तीसरा एक और लेके आया है वो पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है, उसमें जितनी किसान की जमीन कलेक्ट्रेट होगा उसको पैसे को लेकर दिया जाएगा और जो डेवलपमेंट का खर्चा वो सरकार लगाएगी। फिर उसको जो उसका रिसीट होगी उस रिसीट में 50% प्रॉफिट जो है जमीन के मालिक का और 50% सरकार का, यानी एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो डेटा जमीन उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से बढ़ने के बाद 20% जो रहेगी उसका एवरेज वेटेड प्राइस है उससे वो सरकार ले करके और किसान को उसका जो प्रॉफिट है दे जाएगी, उसको छूट मिलेगी। इस प्रकार से प्रोत्साहन लगाए कि पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, कम करें और नए वाहन खरीदें। एक विषय जो पुलिस के जो वाहन है हमारा 112 की जो गाड़ियां चलती हैं उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहाँ डबल शिफ्ट में 24 घंटे चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो एचकेआर में करेंगे और बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे परमानेंट भर्ती की जा सकती है। अभी 1500 एचकेआर में लिए जाएंगे। वाहन स्क्रैपिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है जिसमें एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाले वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका देगा, उसका 50% कीमत दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। मनोहर कैबिनेट के फैसले, विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन को मंजूरी। विधायकों के ड्राइवर का भत्ता 20,000 रुपए किया, पीए का भत्ता भी 20,000 रुपए किया गया। नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी। कपड़ा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी। 20,000 रोजगार देने का लक्ष्य। जीएमडीए एफएमडीए में सीओ नियुक्त नियमों में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। कमर्शियल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स।
15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर 10% की छूट। 200 स्क्वायर मीटर से छोटे प्लॉट के डिवीजन को मंजूरी। 200 से कम करके 100 स्क्वायर मीटर किया। इसके लिए रजिस्ट्री 1980 से पहले की होनी चाहिए। रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को लीज पर देने की मंजूरी। 1500 एसपीओ की ईआरवी चालकों के रूप में भर्ती को मंजूरी। वाहनों के वीआईपी नंबरों की ई नीलामी प्रणाली को मंजूरी। किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी लाई गई। पॉलिसी में 50% प्रॉफिट किसानों को होगा। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को भिवानी का निमंत्रण देने के लिए आपके समक्ष आया हूं। डिप्टी सीएम ने कहा एमबीबीएस छात्र नेताओं से मुलाकात हुई, जिसके बाद सीएम के सामने भी उनकी मांगे रखी गई। उन्होंने छात्रों से सहमति बनाने का आह्वान किया है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं एमबीबीएस छात्र नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ सीएम के सामने भी छात्रों की मांग रखी गई। बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक की गई। बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में इनेलो पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी चर्चा हुई। पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने पर इसे भंग कर दिया जाए और नए सिरे से पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि इनेलो पार्टी प्रदेश भर में एक पदयात्रा भी निकालने जा रही है। इस पदयात्रा का स्वरूप और रूट क्या हो, इसके लिए 9 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। पार्टी पदाधिकारियों से इस यात्रा का नाम क्या रखा जाए, ये सुझाव भी मांगा गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे बहादुरगढ़ की, जहां पर नफे सिंह की अध्यक्षता में इनेलो पार्टी को मजबूत करने को लेकर अहम बैठक की गई। हमने 9 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है। वो 9 लोग बैठ करके फैसला करेंगे कि यात्रा का रूट क्या हो, यात्रा की रूपरेखा क्या हो, लोगों में क्या मैसेज आएगी उस यात्रा के माध्यम से, वो तय करेंगे। उसके बाद बता पाए यात्रा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।